नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकिश शर्मा। दोस्तों हम आज फिजियोलॉजी की जो इससे पहले हमारे एंडोक्राइनोलॉजी का जो पार्ट चला था दोस्तों वो कंप्लीट हो गया। आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं दोस्तों, जिसके क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन से जो संबंधित क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन है ना, ठीक है। सर्कुलेशन से संबंधित किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आज हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने दोस्तों 242 क्वेश्चन तो कंप्लीट किए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो। इसके आगे हम सर्कुलेशन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो काफी एग्जाम्स में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है सर्कुलेशन से संबंधित दोस्तों, कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, जो ब्रेन के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो वहां पे ब्लड ब्रेन जो बैरियर होता है मैक्सिमली परमेबल टू, यानी ये जो परमेबल किसके लिए ये परमिट करता है कि किसी भी चीज जो अणु जिस प्रकार कोई किसी प्रकार लिपिड्स हो सकते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ऐसे ऑक्सीजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, कुछ एल्कोहलिक सब्सटेंस होते हैं, इनको इसेंशियली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको लाइक ग्लूकोज होता है एंड अदर जैसे अमीनो एसिड्स होते हैं, इनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये परमेबल करते हैं अपने मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जैसे कि वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस लाइक प्लाज्मा प्रोटीन आते हैं, कुछ सेल्स होती हैं, तो उनके लिए इम्परमेबल होते हैं ना। कुछ अपन को इसमें परमेबल और इम्परमेबल यानी कि दोनों चीजें अलग अलग होती हैं ना। कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स उनके लिए ये इम्परमेबल होते हैं, ठीक है। और कुछ जैसे सेल्स होती हैं उनके लिए इम्परमेबल, ठीक है। और परमेबल कुछ जो है उनके लिए परमेबल, जैसे परमेबल में कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे लिपिड सोल्यूबल जो स्मॉल जो लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स है, लाइक ऑक्सीजन हो सकती है, यहाँ पे ऑक्सीजन भी होती है दोस्तों, तो इससे ये परमेबल होती है ब्लड ब्रेन बैरियर से। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और कुछ एनेस्थेटिक जो सब्सटेंस होते हैं, एनेस्थेटिक जो एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करते हैं, एनेस्थीसिया है ना वो, एंड अदर जैसे कि कुछ एल्कोहलिक सब्सटेंस होते हैं, उन एल्कोहल के लिए ये परमेबल होते हैं। और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स, आगे क्वेश्चन आएगा दोस्तों ग्लूकोज से, अभी जस्ट इसके नेक्स्ट आएगा ग्लूकोज, है ना। ग्लूकोज के लिए भी ये परमेबल होते हैं, ठीक है। और कुछ अमीनो एसिड्स ये लिख लेना दोस्तों, क्योंकि ये पता होना चाहिए हमें कि किन किन चीजों के लिए परमेबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है दोस्तों कि किसके लिए मैक्सिमम होती है परमेबल, वो किसके लिए। तो यहाँ सबसे ज्यादा तो दोस्तों प्रोटीन जो सब्सटेंस होती है, प्रोटीन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन के लिए सबसे ज्यादा होती है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसके लिए यहाँ पे परमेबल होती है, ठीक है। यहाँ आंसर भी ये जो सोडियम पोटेशियम क्लोराइड है, इनके लिए परमेबल नहीं होती है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। जो ठीक है, तो यहाँ पे केवल क्वेश्चन अलग इस प्रकार से पूछा जाता है दोस्तों, कि एक अलग क्वेश्चन यहाँ पे मैंने एक देखा था क्वेश्चन दोस्तों, कि एक क्वेश्चन ऐसे भी बना हुआ था यहाँ पे कि जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, ये अब उसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक ऑप्शन में तो दे रखा है कि ये परमेबल होती है प्लेटलेट्स के लिए WBC एंड RBC, ठीक है, इनके लिए परमेबल होती है क्या, ठीक है। एक तो ये पूछा था, दूसरा पूछा था यहाँ पे, दूसरा ऑप्शन पूछा था कि सोडियम पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम एंड क्लोराइड, इनके लिए परमेबल होती है। तीसरे ऑप्शन में दे रखा था वहां पे यूरिया एंड क्रिएटिनिन, ठीक है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा था कि ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो इनमें से किन के लिए ये परमेबल होती है, ये पूछा था यहाँ पे, कि इनमें से निम्न में से किन के लिए ब्लड ब्रेन बैरियर जो ये मेम्ब्रेन होती है ये परमेबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर था 4, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन के लिए परमेबल होती है। तो दोस्तों ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये किससे द्वारा फॉर्म्ड होता है, ये जो अपनी एंडोथेलियल सेल्स होती है ब्रेन की, कैपिलरीज की, उनके द्वारा ये रेस्ट्रिक्ट करती है, जो फ्री मूवमेंट को सब्सटेंस होते हैं, है ना, उनको रेस्ट्रिक्ट करती है, ठीक है। जो ब्रेन की जो कैपिलरीज होती है उनके अंदर, जो उनकी एंडोथेलियल सेल्स के द्वारा, और जो, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे यही समझना है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर किसके लिए परमेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन अन्य भी अपन ने बताया कि ये भी एक 4 ऑप्शन देकर के अगर पूछा जाए तो ऐसा क्वेश्चन का आंसर भी अपने को करना है। इन प्लेटलेट WBC इनके लिए परमेबल नहीं होती है, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड यानी यूरिया क्रिएटिनिन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लूकोज और ऑक्सीजन के लिए परमेबल होती है, ठीक है। 244 क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 244, इसमें विच सब्सटेंस डज नॉट क्रॉस द ब्लड बैरियर। अब इसमें कौन सा सब्सटेंस है इनमें से जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता। तो यहाँ पर ने दोस्तों यहाँ पढ़ा था कि यूरिया एंड क्रिएटिनिन, जैसे यूरिया यहाँ आंसर में दे रखा, तो ये यूरिया आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इंसुलिन के लिए होता है टेस्टोस्टेरोन और ग्लूकोज, इन तीनों के लिए ये
परमेबल होता है। क्यों इंसुलिन के लिए क्यों होता है? क्योंकि इंसुलिन कुछ सर्टेन जो कंडीशंस होती है, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस होती है दोस्तों, कुछ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है, वहाँ के लिए इसकी मात्रा की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है वहाँ पे, तो वहाँ इंसुलिन ब्रेन के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे इंसुलिन इसका आंसर तो ये होगा कि इसके लिए प्रेमेबल होती है। ठीक है, और ग्लूकोज के लिए होती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, यहाँ इसके लिए भी प्रेमेबल होती है। यूरिया के लिए कुछ, यूरिया जो है ना, इसके लिए लिमिटेड कंडीशंस में ही ये प्रेमेबल होती है, बहुत लिमिटेड कंडीशंस कुछ हो सकती है ना। ठीक है, और जो इंसुलिन है वो क्यों रिक्वायरमेंट होता है उसकी, ये इसकी रिक्वायरमेंट अपने ब्रेन को इसलिए रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि जो अपने कुछ जैसे मेटाबॉलिक जो क्रियाएं होती हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं या कॉग्निटिव जो फंक्शंस होते हैं ब्रेन के, उनके लिए इंसुलिन की आवश्यकता होती है, इसलिए ये यहाँ पे परमेबल होती है उनके लिए। ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 245, एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टरी पीरियड ARP। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीरियड ऑफ हार्ट इज द गैप ऑफ टाइम इन विच, अब इसकी कौन सा गैप है इन विच, इसके अंदर क्या होता है? तो यहाँ होता है नो एक्शन पोटेंशियल फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द हार्ट विल री एक्साइटेड द हार्ट। ठीक है भाई, हार्ट का कोई सा भी पार्ट एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस नहीं करता, अदर पार्ट कोई सा भी। क्यों? क्योंकि यहाँ हार्ट की फंक्शनिंग नहीं होती है, ये नॉन फंक्शनिंग होता है यहाँ पे हार्ट। ठीक है, तो यहाँ ठीक है, ये एसोसिएट होती है जो ये एब्सोल्युटली रिफ्लेक्टिव जो पीरियड होता है, ये एसोसिएट होता है विद डिस्टिंक्ट जो लॉन्ग लास्टिंग एक्शन पोटेंशियल होता है कार्डियक मसल्स का, उनके लिए। एंड इट स्पेशल कंडीशन मोस्ट लाइक द डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन होता है दोस्तों, ये इसी की वजह से होता है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में, ARP की कंडीशन में, ये हार्ट होता है वो नॉन फंक्शनिंग होता है, जनरल जो फंक्शन होते हैं वो नहीं होते हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों इसके अंदर क्वेश्चन है 246, प्रिजर्वेशन यूज फॉर स्टोरिंग ब्लड फॉर ट्रांसफ्यूजन। अब ये इसमें कौन सा प्रिजर्वेशन है, प्रिजर्वेटिव है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जो ट्रांसफ्यूजन जो ब्लड होता है उसके लिए प्रिजर्वेशन का काम करता है, इनमें से कौन? यानी स्टोर करते हैं ना अपने ब्लड को ब्लड बैंक के अंदर, वो किसके अंदर स्टोर किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे CDPA। ठीक है, ये आंसर होगा यहाँ पे दोस्तों। तो CDPA क्या होता है? ये सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, इसको लिख लेना दोस्तों, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, इसका नाम भी पता होना चाहिए, एडेनिन। ठीक है, CDPA। ठीक है, तो ये अलाउ करता है होल ब्लड टू बी स्टोर्ड एट रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर। अभी इसमें टेम्परेचर कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, अप टू 35 डिग्री टेम्परेचर पे इसको स्टोर किया बाय द जो प्रिजर्वेटिव होते हैं, क्लोटिंग, इसको क्लोटिंग से बचाने के लिए 21 दिन के लिए ये प्रिजर्व किया जा सकता है। जो ब्लड अपन इकट्ठा करते हैं तो 21 दिन के लिए ये यूज आ सकता है। ये एंटीकोगुलेंट और इसकी जो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है उनके लिए इसको, इसकी इंपॉर्टेंस होती है CDPA की। एंटीकोगुलेंट का काम करता है, वहाँ कोगुलेशन नहीं होने देता ब्लड को। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 247, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हिपेटोसाइट सेल्स एक्सेप्ट, जो हिपेटोसाइट्स है उनके द्वारा सभी फैक्टर्स हैं प्रोड्यूस किए जाते हैं एक्सेप्ट किसके? वॉन विल्ब्रांड फैक्टर। ठीक है, ये वॉन विल्ब्रांड जो फैक्टर है दोस्तों, ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? एंडोथेलियल सेल्स के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे अपने को पता करना है कि ये एंडोथेलियल जो सेल्स होती है, एंडोथेलियल सेल्स, ठीक है, एंड मेगा कैरियोसाइट के द्वारा ये प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये फैक्टर 8 होता है। ठीक है, कौन सा होता है? फैक्टर 8 वॉन विल्ब्रांड। ठीक है, ये हीमोफिलिया के लिए जो अगर इसकी कमी होती है वॉन विल्ब्रांड फैक्टर की, फैक्टर 8 की, तो उसकी वजह से हीमोफिलिया नामक डिजीज पैदा होती है किसी भी व्यक्ति में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 248, कोगुलेशन फैक्टर 8 इज, अभी 8 जो फैक्टर है वो कौन सा है? इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है उसको फैक्टर 8 बोला जाता है। एंटी हीमोफिलिक का मतलब जो हीमोफिलिया नहीं होने देता, इसकी कमी होगी तो उस किसी भी व्यक्ति में हीमोफिलिया के लायक कंडीशन हो सकती है, किसी भी व्यक्ति में। अगर जो इसकी कमी से या इसकी फॉल्टी जो वीकनेस वीक कंडीशन हो सकती है ना, हीमोफिलिया ए नामक जो बीमारी होती है वो इसकी वजह से होती है, फैक्टर 8 की। ठीक है, और जो एक ये की कंपोनेंट होता है फैक्टर 8 ब्लड कोगुलेशन के अंदर। ठीक है,
ये प्रोड्यूस होता है लीवर और एंडोथेलियल सेल्स के द्वारा। ठीक है, ये जो फैक्टर 8 होता है वो एंडोथेलियल सेल्स और लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक प्रो कन्वर्टिन है, ये 7 होता है। ये प्रो कन्वर्टिन सी ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, ये भी अपने को पता होना चाहिए। मैंने मेरे ग्रुप चलता है वहां पे मैंने इनके बारे में बता रखा है थोड़ा सा कि कौन कौन से फैक्टर है। प्रो कन्वर्टिन है, ये फैक्टर 7 है और ये विटामिन के है, उसके साथ मिलकर के कार्य करता है। ठीक है, एक थ्रोम्बोप्लास्टिन है, इसको टिश्यू फैक्टर भी बोला जाता है। ये इसेंशियल होता है ब्लड क्लोटिंग के लिए, दैट लीज बाय द डैमेज। ये डैमेज जो सेल्स होती है, डैमेज सेल जो डैमेज हो जाती है सेल्स, उनके द्वारा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग के लिए ब्लड वेसल्स होती है उनके द्वारा। और एक एसिलेरिन है, ये एक्टिव फैक्टर 5 होता है, एक्टिवेटेड फैक्टर 5 है ना एसिलेरिन। ठीक है, ये पता होना चाहिए दोस्तों अपने को ना। नेक्स्ट दोस्तों, कोलेस्ट्रम कंटेंट मोर ऑफ। अब यहाँ पे कोलेस्ट्रम होता है मोस्ट मुख्य रूप से तो प्रोटीन होता है इसमें सबसे ज्यादा। हाईएस्ट जो अमाउंट होता है वो कोलेस्ट्रम में क्या होता है, प्रोटीन। ठीक है, ये भी अपने को पता होना चाहिए, प्रोटीन। ठीक है, कोलेस्ट्रम में क्या होता है, प्रोटीन। और जो लो लेवल होता है वो होता है फेट का, लो होता है फेट। ठीक है, फेट और शुगर ये लो होती है। और ये क्या करता है, ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है WBC के थ्रू, एंटीबॉडी का काम करता है एक तरह से कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर ना। ये कॉपर जो प्यूपरम होता है दोस्तों, ये कॉपर, ये इसके अलावा जो जिंक होता है वो, और एक प्रोटीन और विटामिन की भी प्रोडक्शन इसमें कोलेस्ट्रॉल में प्रेजेंट होता है ये। ठीक है, ये कॉपर मुख्य रूप से इसमें होता है ना, कॉपर और क्यूप्रम, इसको क्यूप्रम भी बोलते हैं, कॉपर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 250 क्वेश्चन है दोस्तों, कोलेस्ट्रम कंटेंट ऑल इन एक्सेस ऑफ मिल्क एक्सेप्ट। अब एक्सेस के अंदर सब कुछ होता है इसमें, प्रोटीन फैट मिनरल्स ये सभी होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। नेक्स्ट 251 क्वेश्चन है दोस्तों, एट विच स्टेट ऑफ इरिथ्रो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ये जो अपने हीमोग्लोबिन से रिलेटेड क्वेश्चन है, आरबीसी जो बनती है उसकी जो फेजेज होते हैं कौन कौन सी होती है, उसके अंदर इरिथ्रोपोइसिस डज हीमोग्लोबिन अपीयर, तो किस इरिथ्रोपोइसिस जो स्टेज होती है उसके अंदर किसके अंदर हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाता है, हीमोग्लोबिन कहाँ आ जाता है, अपीयर हो जाता है, तो वो किसमें, इंटरमीडिएट जो नॉर्मोब्लास्ट स्टेज होती है। ठीक है, इसके अंदर ये बनना हो जाता है। अब इसकी एक तो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, एक तो होती है एक अर्ली नॉर्मोब्लास्ट है ना, एक पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोक्रोमिक इंटरमीडिएट जो नॉर्मोब्लास्ट है जिसको बोलते हैं, एक लोग पॉलीक्रोमेटिक नॉर्मोब्लास्ट भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, और एक लेट नॉर्मोब्लास्ट होती है और रेटिकुलोसाइट होती है, इमेच्योर रेड सेल्स होते हैं रेटिकुलोसाइट, ये स्टेजेस होती हैं। ठीक है, 5 स्टेज होती है, एक तो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट लिख लो, एक प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, एक पॉलीक्रोमेटिन जो पॉलीक्रोमेटिन नॉर्मोब्लास्ट होती है, इसको इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट बोलते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन अपीयर हो जाता है। ठीक है, इरिथ्रोपोइसिस के स्टेज में। ठीक है, ये बी ऑप्शन जो आपने दे रखा है। ठीक है, ये आंसर है ना। और एक होती है लेट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, एंड नेक्स्ट एक रेटिकुलोसाइट, एक जो लास्ट स्टेज है रेटिकुलोसाइट, इसके अंदर इमेच्योर जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो अपीयर होती है। ठीक है, ये भी अपने को पता होना। ठीक है दोस्तों, अब 252 क्वेश्चन है दोस्तों, द मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पेनफुल पेरिकार्डाइटिस। अभी पेरिकार्डाइटिस वायरल जो एंडोकार्डाइटिस होता है दोस्तों, वायरल, उसके अंदर पेनफुल पेरिकार्डाइटिस प्रोड्यूस है ना, प्रोड्यूस पेनफुल होती है ये कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे पेनफुल पेरिकार्डाइटिस ये वायरल जो इन्फेक्शन होता है उसके अंदर। तो यहाँ ये ना मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पेनफुल पेरिकार्डाइटिस, ये वायरल है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों 253, एब्सेंट पी वेव विथ वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंडिकेटेड सीरम पोटेशियम हो। अब ये सीरम पोटेशियम इंडिकेट क्या कर रहा है कि सीरम जो अगर पी वेव तो एब्सेंट होगी वहां पे, ये जो पी वेव होती है दोस्तों अपनी, ये वेव है ये एब्सेंट होगी, यहाँ सीधी होगी, और जो वाइड क्यूआरएस जो पी फिर क्यूआरएस जो होती है ये ऐसे आती है। ठीक है, तो ये वाइड होगी, ये ऐसे होगी, ऐसे ऐसे। ठीक है, वाइड होगी। ठीक है, पी क्यू आर एस जो होती है टी। ठीक है, ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाइड होगी यहाँ पे। ठीक है, क्यूआरएस को है ना, तो ये कब किस के सीवियर जो हाइपोकैलेमिया कंडीशन होती है, जो सीरम पोटेशियम का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सीवियर हाइपरकैलेमिया, सीवियर हाइपरकैलेमिया इस कंडीशन में। तो ये कंडीशन कब आती है, ये कंडीशन आती है मोर देन जब 8 मिली इक्वल पर लीटर के अंदर ये पोटेशियम की प्रेजेंट होता है तब। ठीक है, एब्सेंट पीवीओ का मतलब कि एट्रियल पैरालिसिस हो जाता है इसमें, तो एट्रियल जो एट्रिया होती है वहां से जो
है ना, एट्रियल पैरालिसिस इस कंडीशन में, एट्रियल पैरालिसिस, ठीक है। एट्रियल एट्रियल स्ट्रोक जो अपनी फंक्शन होती है वो स्टॉप हो जाती है इसके अंदर, डिपोलराइजेशन जो होता है वो बंद हो जाता है इसमें, डिपोलराइजेशन जो स्टेज होती है पी वेव, और जो वाइड क्यू वेव क्यूआरएस वेव होती है वो हाई पोटेशियम की वजह से होती है ना। जो इलेक्ट्रिक जो इम्पल्स का कंडक्शन होता है एट्रियल टू वेंट्रिकल वो खत्म हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 254, रेटिकुलोसाइट्स इज नॉट सीन इन। अब ये रेटिकुलोसाइटोसिस ये कंडीशन किस कंडीशन में इनमें से नहीं होती है, ये कंडीशन होती है क्रोनिक रीनल फेलियर में, ये कंडीशन नहीं मिलती। इसके अलावा जो हेरेडिटरी स्प्लेरोसाइटिस हिमोरेज ये प्रोक्सिमल नोचुन इन तीनों में रेटिकुलोसाइटोसिस सीन होता है, ठीक है। इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। अर्लीस्ट चेंज इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अब ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया उसके अंदर अर्लीस्ट चेंज क्या आता है, तो उसके अंदर जो सीरम फेरेटिन होता है इसका लेवल सबसे पहले कम होता है, डिक्रीज सीरम फेरेटिन लेवल, ठीक है। और अदर क्या क्या होता है, एक तो लो सीरम फेरेटिन हो गया, डिक्रीज बोल सकते हैं या लो बोल सकते हैं, लो सीरम फेरेटिन, ठीक है। एक अदर कंडीशन इंक्रीज ट्रांसफेरिन, इंक्रीज ट्रांसफेरिन, ठीक है, जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, EIBC। और एक होता है डिक्रीज आयरन सेचुरेशन, डिक्रीज आयरन सेचुरेशन, ये तीनों कंडीशन इसमें होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल आंसर है वो डिक्रीज सीरम फेरेटिन आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ डिक्रीज आयरन सेचुरेशन, डिक्रीज आयरन सेचुरेशन, आप खुद भी दोस्तों इस बुक से पढ़ लेंगे भाई आयरन डेफिशिएंसी में होता क्या है, अर्लीस्ट जो कंडीशन होती है वो क्या पैदा होती है इसमें, ऐसे। तो ये आपको वहाँ मिल लिखा होगा सीरम फेरेटिन का लेवल लो हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। हाल्फ लाइफ ऑफ मोनोसाइट्स इन सर्कुलेशन, अभी मोनोसाइट्स उनकी लाइफ कितनी होती है, तो यहाँ पे लाइफ होती है 1 से 3 दिन, ठीक है। ये याद रखना दोस्तों, ऐसे इजी क्वेश्चन जरूर आते हैं। एक एबीओ एंटीजन इज प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट किसके, ये CSF जो होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो वहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं होता है एबीओ एंटीजन, जबकि स्वीट सीमन और सलाइवा के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और ये क्यों नहीं होता, क्योंकि ब्लड और CSF के अंदर बैरियर जो होता है उसकी वजह से, ये बैरियर की वजह से, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज करेस्पोंडेंट टू, अब ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी वेंट्रिकुलर जो कॉन्ट्रैक्शन होगा लेफ्ट वेंट्रिकल का, इसका मतलब होगा वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे एक्टिवली, लेफ्ट वेंट्रिकल ये पंप करेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू एओर्टा, है ना, ठीक है, रेस्ट ऑफ द बॉडी को। इसको आइसो वॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोल का मतलब ये होता है, लेफ्ट एट्रिया तो इसमें रिलैक्स होता है, जो एट्रिया होता है ना लेफ्ट, वो तो इसमें रिलैक्स होगा, है ना, और ये फिल करेगा ब्लड को फ्रॉम जो पल्मोनरी वेन्स होती है, वाइल द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड को पंप करेंगे आउट टू एओर्टा, ठीक है। तो ये लेफ्ट जो एट्रिया होती है उसके अंदर तो डायस्टोलिक होता है और वेंट्रिकुलर इजेक्शन होता है। तो यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल आंसर हुआ वो क्या, इसको इसकी जो ऑरिकुलर डायस्टोल होता है दोस्तों, ये ऑरिकुलर डायस्टोल भी इसी को बोलते हैं, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी ऑरिकुलर डायस्टोल। तो लेफ्ट जो एट्रियल डायस्टोलिक कंडीशन होती है उसी को ऑरिकुलर डायस्टोल भी बोलते हैं, है ना, लेफ्ट एट्रियल डायस्टोलिक कंडीशन, और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है वहां पे, एट्रिया वहां पे रिलैक्स होते हैं, ठीक है। तो ऑरिकुलर डायस्टोल इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 259, एओर्टिक वाल्व क्लोजर कॉरेस्पोंडेंट टू बिगिनिंग ऑफ, अब ये एओर्टिक जो वाल्व्स होते हैं, एओर्टिक वाल्व का क्लोजर होता है वो कॉरेस्पोंडेंट होते हैं किसके, आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन के, ठीक है। नेक्स्ट है लाइफ स्पैन ऑफ न्यूट्रोफिल्स, अब न्यूट्रोफिल्स की लाइफ स्पैन अपने दोस्तों अपने ग्रुप में डिस्कशन है 6 आवर होते हैं, लगभग 6 to 10 आवर्स हो सकती है सर्कुलेशन के अंदर, है ना, तो 6 से 10 घंटे तक हो सकती है। तो यहाँ पे आंसर मोस्ट सुटेबल है 6 आवर, ठीक है, 6 आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लड टर्बुलेंस यानी ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है ना, ब्लड का जो टर्बुलेंस होता है इज इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, अब ये किस सिचुएशन के अंदर बढ़ जाएगा, तो ये एनीमिक की जो कंडीशन होगी वहां पे रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है दोस्तों, इसलिए वहां पे जो ब्लड टर्बुलेंस होता है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि एनीमिया जहां प्रोड्यूस होगा वहां पे ब्लड की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, है ना। ब्लड टर्बुलेंस इज इंक्रीज इन हाई वेलोसिटी, एक तो हाई वेलोसिटी नैरो और ऑब्स्ट्रक्टेड वेसल्स होगी, एक जियोमेट्रिक इरेगुलरिटीज होगी और लार्ज आर्टरी की
है ना, उनके ब्रांच पॉइंट पे और स्टेनोटिक हार्ट वाल में और एनीमिया, इन कंडीशंस में ये बढ़ जाती है ब्लड टर्बुलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्ट सुटेबल आंसर एनीमिया। ठीक है, नेक्स्ट 262 क्वेश्चन, द कोरोनरी आर्टरी मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन एथेरोस्क्लेरोसिस। अब ये कॉमन जो कोरोनरी आर्टरी होती है, कौन सी कोरोनरी आर्टरी सबसे कॉमनली इन्वॉल्व होती है एथेरोस्क्लेरोसिस, तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो प्लग बनता है उसके अंदर कौन सी, जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है दोस्तों, ये मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है इसके अंदर। ठीक है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 263, द ग्रेटेस्ट ड्रॉप इन सिस्टोलिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर अकर्स इन। ये जो प्री कैपिलरी रेजिस्टेंस होती है वहां पे इसका जो ग्रेटेस्ट सिस्टोलिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर वो ड्रॉप हो जाता है। जब प्री कैपिलरी अगर रेजिस्टेंस कहाँ पे पैदा होती है, इस अगर बॉडी में ये कंडीशन पैदा होती है, यानी कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा और या कॉन्स्ट्रिक्शन या डायलिटेशन होगा स्मॉल जो ब्लड वेसल्स होती हैं, तो वहां पे क्या होगा, सिस्टोलिक जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को वो ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, इस रेजिस्टेंस की वजह से। नेक्स्ट, कैरोटिड बॉडी इज नॉट स्टिमुलेटेड बाय। अब जो कैरोटिड बॉडीज होती हैं वो किसकी वजह से स्टिमुलेटेड नहीं होती है, तो यहाँ पे आंसर है दोस्तों एनीमिक हाइपोक्सिक कंडीशन। हाइपोक्सिक जो कंडीशंस होती है उनमें सभी हाइपोक्सिक कंडीशन मोस्ट कॉमनली ये कंडीशन मिलती है, कैरोटिड बॉडी का स्टिमुलेशन होता है, लेकिन जो एनीमिक कंडीशन होती है उनमें यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी जो हाइपोक्सिक होगा, स्टेग्नेंट हाइपोक्सिया, हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया होगा, इन कंडीशंस में कैरोटिड बॉडी स्टिमुलेट होती है, लेकिन एनीमिक हाइपोक्सिक कंडीशन में ये स्टिमुलेट नहीं होती है। ठीक है, इन हीमोफीलिया व्हाट अकर्स। अब हीमोफीलिया में फैक्टर 8 की कमी हो जाती है दोस्तों ना, तो डिक्रीज फैक्टर 8। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था दोस्तों, अपने बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। हीमोफीलिया ऐसे ये इजी क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम्स के लेवल के बेसिस पे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्टर 8 की कमी है ना, 1 ब्लड फैक्टर में होता है इसमें ना, जैसे है ना। हाफ लाइफ ऑफ ट्रांसफ्यूज प्लेटलेट। अब ये ट्रांसफ्यूज जो प्लेटलेट्स होती है हाफ लाइफ इनमें 4 दिन होती है, केवल 4 दिन तक वो जिंदा रहते, 3 से 4 दिन। ठीक है, यहाँ पे 3 to 4 डेज होती है। ठीक है, इनकी हाफ लाइफ। लेकिन CSF प्रेशर इन लाइंग डाउन पोस्चर। अब जो CSF का जो प्रेशर लाइंग डाउन कंडीशन में कितना होता है, वो होता है 50 से 150 mm, है ना, H2O। ठीक है, 50 से 150 mm Hg, है ना, H2। ठीक है, तो यहाँ अगर नॉर्मल देखेंगे तो वो होगा 8 से 15 mm Hg, 8 से 15 mm Hg। ठीक है, और अगर लाइन कंडीशन में पूछे तो 50 से 150 होगा। ठीक है, आंसर में नॉर्मल ब्लड पीएच कितनी है, 7.40, ये याद होना चाहिए दोस्तों ना, 7.40 नॉर्मल ब्लड पीएच। नॉर्मल लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी 120 डे होती है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी ऐसे क्वेश्चन है पूछे जा सकते हैं दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना इनमें ना। एक सॉरी दोस्तों, एक से पहले एक क्वेश्चन रह गया था, थ्रोम्बोस्थेनिन इज, अभी क्या है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है दोस्तों थ्रोम्बोस्थेनिन, है ना, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन लाइक एक्टिन और मायोसिन जो मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है उनकी तरह, इन ह्यूमन ब्लड, है ना, जैसे ह्यूमन ब्लड प्लेटलेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं वैसे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है दोस्तों। ठीक है, थ्रोम्बोस्थेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हीमोफीलिया इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8। 3 बार आ चुका है दोस्तों, एक ही प्रकार का क्वेश्चन अपन ने 3 बार पढ़ा है अभी, कि जो फैक्टर 8 की कमी है उसकी वजह से हीमोफीलिया होता है। इम्यूनिटी इज मोस्ट सप्रेस्ड। अब ये इम्यूनिटी किस कंडीशन में मोस्ट कॉमनली सप्रेस्ड है, पेशेंट विद ACTH। ACTH क्या होता है दोस्तों, ये एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक जो हार्मोनल थेरेपी होती है उसकी वजह से ये करती है, एड्रेनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, प्रोड्यूस करती है स्टेरॉइडल हार्मोन जैसे कोर्टिसोल का प्रोडक्शन करती है, जो पावरफुल इम्यूनो सप्रेसेंट होता है। ठीक है, कोर्टिसोल, है ना, स्टेरॉइड, कोर्टिसोल हार्मोन का। ठीक है, तो ये इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं। तो जो पेशेंट विद ACTH थेरेपी होगा वो उसकी इम्यूनिटी की वो मोस्ट कॉमनली सप्रेस्ड होगी। अब नेक्स्ट 273, ब्लड ग्रुप एंटीजन आर। अब ये ब्लड ग्रुप एंटीजेंस क्या होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फाउंड इन सलाइवा, ये सलाइवा के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। ये सेक्स क्रोमोसोम में इनमें नहीं होते, प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होते, ये हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से अटैच नहीं होते हैं, ये फाउंड इन सलाइवा। ठीक है, ब्लड ग्रुप एंटीजन। रेटिकुलोसाइट्स आर स्टैंड विद। अब ये रेटिकुलोसाइट्स किससे स्टैंड होते हैं, ये होते हैं ब्लिंड क्रिस्टल ब्लू साइट। ठीक है, ये सीधा से याद है, ये डाई होती है जिसके अंदर जो RNA होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, ये इससे स्टैंड हो जाता है, ब्लिंड क्रिस्टल ब्लू, ध्यान से याद है ना, रेटिकुलोसाइट आर स्टैंड विद, डाई होती है सब ना। नेक्स्ट 275, स्टिमुलेशन ऑफ बेरोरिसेप्टर लीड्स टू। अभी बेरोरिसेप्टर्स का अगर स्टिमुलेशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से डिक्रीज इन BP एंड हार्ट रेट। ठीक है, याद रखना दोस्तों ना, डिक्रीज इन BP और हार्ट रेट के अंदर डिक्रीज हो जाएगी अगर इसके स्टिमुलेशन से। नेक्स्ट है कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम। ये कंडक्शन वेलोसिटी सबसे ज्यादा किसमें होती है, ये होती है प्रोकेंजिया फाइबर्स के अंदर सबसे ज्यादा,
ठीक है, और सबसे कम होती है वो एवी नोड्स के अंदर होती है, ये भी याद रखना है, ठीक है, सबसे कम होती है वो एवी नोड्स। अब ऐसे नोड्स होता है उनके अंदर कितनी होती है, अब इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। ऐसे नोड होता है उनके अंदर होती है 0.321 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये कंडक्शन वैल्यू। अब एक होता है एवी नोड, एवी नोड होता है उसमें 0.05, ठीक है ना, मिनट मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और एक होता है ये बंडल ऑफ हिंस, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस, ठीक है। अगर यहाँ पे पुरकेंजी फाइबर नहीं होता, बंडल ऑफ हिस दे देते तो आंसर ये कर देते दोस्तों यहाँ पे ना, यानी सबसे ज्यादा तो पुरकेंजी फाइबर में मिलेगा, लेकिन फिर उसके बाद में बंडल ऑफ हिस के अंदर मिलेगा 1 मीटर 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और उसके बाद में सबसे ज्यादा मिलेगा पुरकेंजी फाइबर में, पुरकेंजी फाइबर में, पुरकेंजी फाइबर के अंदर मिलेगा 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, आप लिख लेना दोस्तों, मैंने बोला वैसे, ठीक है, ये पता होना चाहिए कंडक्शन जो वैल्यू। नेक्स्ट 277, पी आर इंटरवल इन ई सी जी करस्पॉन्डिंग टू, अब ये पी आर इंटरवल होता है, ये किसके करस्पॉन्ड, इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें जो एक जो टाइम टेकन होता है, जो इलेक्ट्रिक जो इम्पल्स होती है ना, वो ट्रेवल्स करती है एट्रिया टू वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है, तो उसके बीच के टाइम को पी आर इंटरवल के द्वारा बताया जाता है ईसीजी के अंदर। तो यहाँ टाइम इंटरवल बिटवीन ऑनसेट ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से लेकर के ऑनसेट ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के बीच का समय होता है, वो पी आर इंटरवल के द्वारा बताया जाता है, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, है ना, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट 278 क्वेश्चन है दोस्तों, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट, है ना, हार्ट रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन की डिमांड होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट ज्यादा होगी तो मायोकार्डियल ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो यहाँ पे बी आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, फर्स्ट रिएक्टिव चेंज टू अकर आफ्टर हेमोरेज। अब फर्स्ट चेंज क्या, अगर किसी की हेमोरेज हो रहा है, कहीं लग गई चोट, कुछ भी मान लो, है ना, तो वहां उस जगह पे सबसे पहला क्या चेंज, रिएक्टिव चेंज आएगा, रिएक्शन क्या आएगी वहां, तो वेजो कंस्ट्रक्शन होगा उस वेसल्स का, जहां से ब्लड का डिस्चार्ज हो रहा है, जिस ब्लड के वेसल्स के पास में जहाँ चोट आई है वहां लगी, अगर वहां ब्लड से डिस्चार्ज हो तो वहां सबसे पहले उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेजो कंस्ट्रक्शन होगा वहां पे, ठीक है, तो यहाँ आंसर ये होगा वेजो कंस्ट्रक्शन, ठीक है, आंसर में वेजो कंस्ट्रक्शन करना होगा अपने को, ठीक है। ये दोस्तों अपने यहाँ 279 क्वेश्चन होते हैं। इसके नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं दोस्तों, CSF इज प्रिंसिपली सीक्रेटेड। अभी CSF का जो सीक्रेशन होता है वो कहाँ से होता है, कोरोइड जो प्लेक्सस होता है ब्रेन के अंदर, वो कोरोइड प्लेक्सस के द्वारा इसका सीक्रेशन होता है। CSF इज प्रिंसिपली सीक्रेटेड बाय कोरोइड प्लेक्सस दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अपन ने लगभग काफ़ी क्वेश्चन किए हैं, लगभग 48 क्वेश्चन किए होंगे आज, तो काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। ये ब्लड जो सर्कुलेशन उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, अभी काफ़ी क्वेश्चन और हैं, तो हम जल्दी जल्दी इन टॉपिक्स को कर रहे हैं, क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा ले रहे हैं, तो यहाँ पे दोस्तों ये टॉपिक खत्म होता है, मैं यही अपनी क्लास खत्म करूँगा दोस्तों। अगर नया कोई व्यक्ति हमारी क्लास ले रहा है दोस्तों, तो वो ज़रूर हमारे जो पहले की वीडियो उनको ज़रूर देख ले, सरल होम्योपैथी के आपको पूरे वीडियो मिलेंगे, ठीक है, हर सब्जेक्ट के, ठीक है, सरल होम्योपैथी, ठीक है, यहाँ पे आपको सभी है ना, फिजियो फोक्स गाना सभी के मिलेंगे दोस्तों, है ना। आने वाले टाइम सर्जरी के, PM के, सर्जरी के हम डालने वाले हैं, धीरे धीरे टाइम जरूर लगेगा, पर अपन धीरे धीरे इस कोर्स को कवर करेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मैं यही अपनी क्लास खत्म करता हूँ।